अगर अमन चैन की जरूरत दोनों तरफ से महसूस की जा रही थी तो गाजा में जो तबाही देखी गई वह महज एक अप्रिय सच्चाई थी। इजराइल और फिलिस्तीन से आ रही तस्वीरों के बाद अब दुनिया को जल्द ही इस सवाल का जवाब भी खोजना होगा कि संघर्ष विराम के बाद आखिर क्या युद्ध विराम के तीसरे दिन यानी 26 नवंबर को जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अचानक इजरायली सैनिकों के बीच पहुंचे तो उन्होंने उनसे यही कहा कि हम अंत तक यानी जब तक जीत नहीं मिल जाती तब तक इसे जारी रखेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हमारे 3 लक्ष्य हैं: हमास को खत्म करना, अपने सभी बंधकों को वापस ले जाना और यह सुनिश्चित करना कि गाजा पर फिर से इजराइल के लिए खतरा न बन सके। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि इजराइल के पास अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी ताकत, इच्छा शक्ति और संकल्प है। वहीं रिपोर्टें कहती हैं कि इजराइल की योजना गाजा पट्टी के 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को दक्षिण में स्थित मिस्र के सीनाई सूबे में धकेल कर या मिस्र के बिल्कुल करीब गाजा के भीतर ही समुद्र किनारे कुछ वर्ग मील क्षेत्र में सिमट कर गाजा पट्टी से भविष्य में आने वाले खतरे को कम करना है। उल्लेखनीय है कि गाजा पट्टी वही इलाका है जो करीबन 140 वर्ग मील क्षेत्र में फैला और हमास के नियंत्रण में है। जाहिर सी बात है कि यह जाति नरसंहार और बंदी शिविरों के निर्माण करने जैसा होगा, पर क्या दुनिया इसे होने दे सकती है? निसंदेह 27 अक्टूबर को फ्रांस सहित 120 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाले जिसमें इजराइल से उत्तरी गाजा पर अपने हमले रोकने को कहा गया था। मगर यदि नेतन्याहू 90% या पूरी तरह से गाजा को खाली करने का आदेश देते हैं तो मिस्र या अन्य अरब देश, ईरान या तुर्की या संयुक्त राष्ट्र अथवा ब्रिक्स या दुनिया की कोई और ताकत क्या इसमें भौतिक रूप से दखल-अंदाजी करेगी? इन सभी ने 7 अक्टूबर की घटना पर इजराइल की प्रतिक्रिया और उसकी प्रकृति की निंदा भले ही कर दी थी, लेकिन कई देशों का मानना था कि इजराइल के ऊपर अगर हमला होता तो उसे जवाब देने का अधिकार है। आपको यह भी बता दें कि कुछ मामले में साल 2023 का अंत उन मौकों से अलग हो सकता है जब दुनिया चुपचाप फिलिस्तीनियों को अपने ही घर व जमीन से जबरन भगाने का उपक्रम देखती रहे। कारण आप समझिए कि पहले फिलिस्तीन के जो लोग हैं वह मंगोलिया और तुर्की मूल के मूल निवासी हैं। उन्होंने पहले यहूदियों की जमीनों पर कब्जा किया था और समय का चक्र देखिए किस तरह से बदलता है कि आज यहूदी पुनः अपनी जमीन को वापस पाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और जो तुर्की और मंगोलिया जहां से फिलिस्तीन के लोग आए हुए हैं, वही तुर्की और मंगोलिया उनको अपने यहाँ लेने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि पड़ोसी मिस्र, सऊदी अरब, कतर भी अपने यहाँ लेने को फिलिस्तीनियों को तैयार नहीं है। वहीं यूरोप का पागलपन देखिए कि यूरोप के लोग इतने पागल हो गए हैं कि फिलिस्तीनी शरणार्थी जो कि तुर्की और मंगोलिया के मूल निवासी हैं, उनको न तुर्की ले रहा है न मंगोलिया ले रहा है, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह यूरोप के लोग पलक पावड़े बिछाए हुए उनको अपने यहाँ घुसेड़े जा रहे हैं, जिससे यूरोप के देशों की कई जगह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल चुकी है। और आपने देखा ही होगा कि फ्रांस, या यूं कहें पूरा फ्रांस तो नहीं लेकिन आधा फ्रांस दंगों की आग में बुरी तरह से झुलस गया। अब देखना यह होगा कि 7 अक्टूबर को इजरायली प्रबंधकों से ऊपर उठने की इच्छा शक्ति और क्षमता अगर उन्होंने दिखाई है और बड़ी क्रूरता के साथ हमास ने इजराइल के लोगों को और यहूदियों को मारा है, तो क्या फिर से इजराइल इनके ऊपर बदला लेने की अपनी पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा या फिर यूं ही इस तरह से चलता रहेगा? हालांकि भविष्य में ऐसे किसी मौके पर गंभीर प्रतिक्रिया सामने आ सकती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि इजराइल और पश्चिम दुनिया दोनों देशों की आबादी में ऐसा मजबूत वर्ग बनाएं जो फिलिस्तीन को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जगह प्रदान करे। हालांकि सुरक्षित और सम्मानजनक जगह प्रदान की जा सकी है, लेकिन अब चूंकि हमास ने ऐसा कार्य कर दिया है कि सुरक्षित और सम्मानजनक जगह प्रदान करने की इजराइल की बातें अब बेनामी साबित हो रही हैं। हालांकि अमेरिका के अंदर भी अब इजराइल के समर्थन में बहुत ही ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम चला हुआ है जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन दिखाना कूल समझा जा रहा है। कूल समझना यानी कि फैशन समझा जा रहा है।
इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में भी और कई जगहों पर इजराइल के समर्थन में लोगों ने जो रैलियां निकाली वो बहुत छोटी थी। वहीं फ़िलिस्तीन के और हमास के समर्थन में जो रैलियां निकाली गईं वो अपेक्षाकृत बहुत बड़ी थी। वहीं भारत अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फूंक फूंक पर कदम रख रहा है। पहले तो भारत ने इजराइल का साथ दिया, लेकिन उसके बाद फ़िलिस्तीन के समर्थन में आ गया और लगभग $25 मिलियन की मदद फ़िलिस्तीन को भेज दी।